चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश होता क्या है और किस प्रकार से गति करता है, किस प्रकार से बिहेव करता है। तो समझिएगा इसका पहला पॉइंट कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वह वस्तु नहीं होता, क्योंकि हमने कल बताया था कि वस्तु होने के लिए जरूरी होता है कि उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। तो पहला नंबर तो यह होना चाहिए कि उसमें मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसमें स्थान घेरने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात स्थान घेरना चाहिए। लेकिन प्रकाश में हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें विद्यमान नहीं होती, न तो मास होता है और न ही स्पेस को कवर करने की क्वालिटी होती है, अर्थात न तो द्रव्यमान होता है और न ही स्पेस कवर कर सकता है। इसलिए यह क्या है, वस्तु नहीं होता है। गुड मॉर्निंग। चलिए तो बात करते हैं आगे। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, लाइट जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है कि प्रकाश किस प्रकार का वेव है, किस प्रकार का तरंग है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक नज़र हम लोग तरंगों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तरंग जो होता है कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा। तरंग जो होते हैं, हालांकि इसमें एक मैंने ऑफलाइन वीडियो भी डाला है, लेकिन फिर से हम समझते हैं। तरंग जो होता है वह दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है, रुकिए एक मिनट मैं इस प्रकार समझा रहा हूँ। तरंग जो होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। अर्थात तरंग का मतलब होता है वेव। वेव जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। कौन कौन सी? पहला नंबर मैकेनिकल वेव्स होता है, मैकेनिकल वेव्स हो गया, और दूसरा नंबर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद और जो तरंगे हैं, यांत्रिक तरंग जो है, मैकेनिकल वेव्स जो है वो दो प्रकार से होती हैं। पहला नंबर ट्रांसवर्सल वेव्स, ट्रांसवर्सल वेव्स, और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। समझिएगा इसको। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, इनको हम बता चुके हैं। एक ऑफलाइन वीडियो डाला हूं मैं यूट्यूब में, तो उसको देखिएगा, उसमें पता चलेगा। हालांकि मैं फिर से यहाँ चर्चा कर दे रहा हूं कि जो अनुप्रस्थ वेव होते हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, वो ओनली सॉलिड में और सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड में चलती हैं। केवल और केवल सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड में चलती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। इस वजह से जो प्रकाश है वह अनुप्रस्थ तरंग नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पे सन है, सूर्य है, और यहाँ पे अर्थ है, तो सन से अर्थ में जब रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ तो निर्वात है यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थात वैक्यूम होता है। वैक्यूम कहने का मतलब क्या, निर्वात। निर्वात मतलब क्या होता है, जो न समझ में उसको तोड़ दें, है ना। तो निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु न हो। तो हम देखते हैं कि कुछ दूरी पर तो हवा भी नहीं है, और पृथ्वी के कुछ दूरी पर एटमॉस्फेयर है, वायु है। तो क्या हो जाएगा, अगर सन से चलने वाली रेज, किरणें अनुप्रस्थ तरंगे होती, तो गैसियस स्टेट में ये न चल पाता और न तो निर्वात में चल पाता। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो
प्रकाश है वह अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। दूसरी चीज हम आते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों में। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं वो किस में चलती हैं? वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों स्टेट में चलती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस होना ही चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ वैक्यूम है, सन से चलने वाली रेज वैक्यूम से होते हुए तब एयर में प्रवेश करती हैं। यहाँ पे वैक्यूम है, अर्थात यहाँ पर न तो एयर है, न तो सॉलिड है, न तो लिक्विड है, कुछ नहीं है। तो वैक्यूम में अगर चल रही है तो मतलब क्या? अनुदैर्ध्य तरंग भी नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी नहीं है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को चलने के लिए, संचरित होने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पे न तो सॉलिड है, न तो लिक्विड है, न तो गैस है, अर्थात वैक्यूम है, निर्वात है। समझिएगा। अगले ऑप्शन चलते हैं। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जो प्रकाश है वह यांत्रिक तरंग नहीं है। यांत्रिक तरंग नहीं है तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य में से कोई भी तरंग नहीं है। न तो अनुप्रस्थ तरंग है, न तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अब बात यह होती है, कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रकाश किस तरंग की भांति चलता है। याद रखिएगा, प्रश्न में आता है और आंसर लिखा होता है अनुप्रस्थ तरंग, तो ये मत सोच लीजिएगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की भांति चलता है। मतलब ये होता है, अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार चलती हैं? अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है ना। अनुप्रस्थ तरंगे इस प्रकार से चलती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आ जाता है प्रश्न में कि प्रकाश किस प्रकार चलता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश किस प्रकार चलता है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के प्रकार में चलता है, की भांति चलता है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग होता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है? प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उन्हें गमन करने के लिए, उन्हें संचरित होने के लिए किसी भी स्टेट की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात चाहे स्पेस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सब में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो संचरित होती हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किसी का गुड मॉर्निंग नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग भैया, जिसका भी आया हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो तीसरा नंबर इसमें क्या हो जाएगा भैया? तीसरा नंबर यह है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश द्वैत प्रकृति में चलता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है और ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है। अभी मैं प्रश्न बताता हूं। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। इसको अच्छे समझिए, प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो द्वैत प्रकृति की होती है। पहले समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा। कसम भगवान मिटाऊंगा नहीं, सच में समझिए इसको। तो प्रकाश द्वैत प्रकृति की होती है। द्वैत प्रकृति मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आया हुआ प्रश्न इसमें बता रहा हूं मैं। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत का मतलब यह होता है कि प्रकाश जो होता है वह विकिरण की भांति भी चलता है, ठीक है ना। प्रकाश विकिरण की भांति भी चलता है और प्रकाश कणों की भांति भी चलता है। कणों के फॉर्म में भी चलता है, कणों के रूप में भी चलता है और विकिरण के रूप में भी चलता है। अब एक सवाल समझिएगा कि किस प्रकार से हम प्रूव कर रहे हैं कि कणों के रूप में चल रहा है ना। प्रकाश जो है वो कणों के रूप में किस प्रकार से चल रहा है, उसको हम किस प्रकार से प्रूव कर रहे हैं, समझिएगा। जैसे एक घनी अंधेरी कोठरी में बैठे हैं, ठीक है ना, जहां पर प्रकाश की तरंगे नहीं पहुंच पा रही हैं।
जहां पर प्रकाश की तरंगे नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन कुछ क्षण वहां पर बैठने के पश्चात हमें वस्तु दिखाई देने लगता है ना। तो समझिएगा, एक चीज मैं बता दूं, अभी यहां पे मैं आगे इसमें डिस्कस करने वाला हूं कि ध्यान रहे कि वस्तु हमको तभी दिखता है जब उसमें प्रकाश पड़ के हमारी आंखों में आता है। वस्तु हमें तभी दिखेगा, ध्यान रखिएगा, वस्तु हमें तभी दिखेगा जब उस वस्तु में प्रकाश की किरणें पड़ती रहेंगी या प्रकाश किसी भी माध्यम में वहां पड़ रहा हो, तभी वस्तु हमको दिखेगा, अन्यथा वस्तु हमको दिखेगा नहीं। तो अब ये बताइए कि घनी अंधेरी कोठरी में बैठे हैं हम और वहां पे कुछ क्षणों के पश्चात, कुछ देर के पश्चात हमको वस्तु दिखने लगती है। क्यों दिखती है? वहां तो प्रकाश की किरणें पहुंच नहीं पा रही हैं, है ना। तो कहां से वस्तु दिखी? और सीधी सी बात है, प्रकाश किसी न किसी रूप में वहां पहुंच रहा है, तभी वह वस्तु हमको दिखेगी। सही है ना, प्रकाश किसी न किसी रूप में वहां पहुंच रहा है, तभी वस्तु हमको दिख रही है। और विकिरण पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या पहुंचता है? तो फोटोन पहुंचते हैं, कण पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आया हुआ प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, वो प्रश्न कण के रूप में जो बता रहा हूं, वो कण के रूप में क्या होता है? प्रकाश जो कणों के रूप में चलता है उसको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम फोटोन कहते हैं। और फोटोन जो होता है वो क्या होता है? वह ऊर्जा का बंडल होता है, ठीक है ना, ऊर्जा का बंडल होता है, ऊर्जा का क्वांटम होता है, ठीक है ना, ऊर्जा का क्वांटम होता है, ऊर्जा का क्वांटम, ठीक। बंडल ऑफ एनर्जी होता है, बंडल ऑफ एनर्जी होता है, बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक। तो ये प्रश्न आया था अभी, कोई जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ये कि ऊर्जा का क्वांटम किसे कहते हैं, ठीक है ना। या इस प्रकार से प्रश्न आया था कि फोटोन जो है ना, फोटोन क्या होता है। प्रश्न ये था कि फोटोन क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। फोटोन क्या होता है, उसमें कई ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था ऊर्जा का क्वांटम। तो ध्यान रखिएगा, चाहे ऊर्जा का बंडल कहे, चाहे ऊर्जा का क्वांटम कहे, बंडल ऑफ एनर्जी कहे, बात सेम होगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि फोटोन जो होता है वह ऊर्जा का क्वांटम होता है, ऊर्जा का बंडल होता है। मतलब प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। किरणों के माध्यम से भी चलता है, किरण है ना, रेज जो आती हैं, रेज के माध्यम से भी चलता है, विकिरण के माध्यम में भी चलता है, और कणों पार्टिकल के रूप में भी चलता है, फोटोन जिसको हम कहते हैं। और यही फोटोन क्या होता है? ऊर्जा का क्वांटम होता है। क्लियर है ना बात? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? अब इसको मिटा देते हैं, कि लिख लिए कि नहीं आप लोग? बना लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। लोगों का रुझान बहुत कम होता है, हम देख रहे हैं साइंस के प्रति, क्योंकि बड़े कम लोग इसमें जो है देख रहे हैं, या कुछ या तो अच्छा नहीं लगता होगा हमारा पढ़ाना, या तो उनको साइंस ही नहीं समझ में आती होगी। खैर चलते हैं आगे। चलिए अब इसको हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं प्रकाश के चाल के बारे में। प्रकाश की चाल, तो समझिएगा, जो प्रकाश की चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। क्योंकि प्रकाश, जैसे मान लीजिए जो गैस होता है या निर्वात होता है, तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात में, है ना, निर्वात में अथवा गैस में, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में या गैस में। निर्वात मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना, निर्वात जहां वायु नहीं होती है, जहां कुछ नहीं होता, निर्वात होता है। निर्वात या गैस में कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब प्रश्न जो बनता है यहां से, वो क्या बनता है समझिएगा। प्रश्न आ जाता है कभी कभी
कि 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा कि ये मीटर पर सेकेंड में है। 10⁸ जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में है। किलोमीटर में अगर इसको हम बदल देंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना। तो 3 जीरो है, 3 जीरो यहां से कट जाता है तो 5 बचता है। तो याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन में यही देता है, ठीक है ना। अब पता चला कि हम तो लिखे थे 8 होता है, 8 हो गया, यहाँ 5 कैसे दे दिया। तो याद रखिएगा यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा सही है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तो प्रकाश की चाल निर्वात या गैस में है। अब आता है प्रकाश की चाल पानी में, ठीक है ना। पानी में कितनी होती है प्रकाश की चाल, पानी में अलग होता है, ठोस में अलग होता है, कांच में अलग होता है। जो मुख्य चीजें यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, पानी में प्रकाश की चाल हो जाता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा होता है भी चर्चा में कर रहा हूं। दूसरी चीज कांच में समझिए, तीसरा है कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वह होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा जब किलोमीटर पर सेकेंड में आएगा तो 10⁵ हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है उसको समझिएगा। गैस अथवा निर्वात में जो अणु होते हैं, अभी मैंने कल डिस्कस किया था परमाणु की जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो सब परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि निर्वात अथवा गैस में जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जब बहुत दूर दूर होंगे तो प्रकाश को चलने की जो स्पीड है, उसकी प्रकाश को चलने की जो गति है वो तेज रहेगी, ज्यादा तेज रहेगी। तो यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और पानी की अगर हम बात करें तो पानी में जो परमाणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या होती है, वो गैसियस स्टेट से थोड़ा नजदीक होती है, थोड़ा पास पास होती है। इसलिए जब प्रकाश चलेगा उसमें, पानी में जब प्रकाश की चाल देखेंगे तो स्पीड उसकी थोड़ा कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम कांच की बात करें तो कांच क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। और सॉलिड में जो परमाणुओं की संख्या, जो अणुओं की संख्या वो नजदीक नजदीक होती है, पास पास होती है। इस वजह से कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो और कम होकर के 2 × 10⁵ या 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5 करेंगे तो किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि प्रकाश का जो मेन मैं एकदम टॉपिक वाइज बता रहा हूं, एकदम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे जो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, वेव लेंथ, ठीक है ना, वेव लेंथ। वो कितना होता है प्रकाश की वेव लेंथ। ध्यान रखिएगा एक प्रकाश जो होता है वो दृश्य प्रकाश है, जो हम लोगों को समझ में आता है, जो फील हो रहा है ना। वैसे होता क्या, प्रकाश दिखाई नहीं देता, ध्यान रखिएगा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, यह वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है हमको, है ना। ये फील है, ये फीलिंग है, ठीक है ना, ये अनुभूति है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो समझिएगा जो दृश्य प्रकाश है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब इसको समझिएगा, थोड़ा सा जरूरी है। चलिए इसको देखिए, मतलब ये होता है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक तो ठीक है, दृश्य प्रकाश होता है। लेकिन 1666 के नियर अबाउट में आइजैक न्यूटन, जो कि फादर ऑफ फिजिक्स कहे जाते हैं, इन्होंने बताया कि ऐसी भी प्रकाश की किरणें होती हैं जिनका मान इससे कम भी होता है, जिनका तरंग दैर्ध्य इनसे कम भी होता है, और जिनका तरंग दैर्ध्य इससे अधिक भी होता है। वो कौन सी प्रकाश की किरणें हैं, समझिएगा भैया, बहुत जरूरी चीजें हैं ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रकाश की किरणें जिनका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, उनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, अर्थात अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये सन से ही निकलती हैं,
सूर्य से ही निकलती हैं। अब पता चला, अच्छा पहले क्या था, पहले जब लोग पढ़ते समझ नहीं आता था कि पराबैंगनी किरणें कहाँ से आ रही हैं। यहाँ तो हमें लाल, गुलाबी, नीला, पीला वही प्रकाश किरणें पढ़ाए जा रहे हैं, पराबैंगनी किरणें कहाँ से आ रही हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, ये हमको दिखाई नहीं देती हैं, ये दृश्य प्रकाश नहीं होते हैं, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से इनका कम होता है तरंग दैर्ध्य, इसलिए हमको दिखाई नहीं देती हैं। आगे समझिएगा, जो 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य, वो क्या होते हैं, वो अवरक्त किरणें कही जाती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है कि 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर से ऊपर की जो प्रकाश तरंग होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उन्हें अवरक्त किरणें कहा जाता है, अवरक्त किरणें कहा जाता है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रकाश के बारे में इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये दर्पण क्या होता है। क्योंकि आगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन से प्रश्न बनते हैं, तो उसको प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए हमें दर्पण जानना बहुत आवश्यक है। तो समझिएगा, दर्पण क्या होता है। साधारणतः हम लोग जो देखते हैं, जिससे अपना लुकिंग ग्लास जो होता है चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, लोग इसको दर्पण समझते हैं। तो समझिएगा क्या होता है, दर्पण जो होता है वो कांच का ऐसा टुकड़ा होता है जो एक तरफ पॉलिश किया रहता है। पॉलिश किससे होता है, पॉलिश होता है वो रेड ऑक्साइड से। पॉलिश किससे होता है, रेड ऑक्साइड से होता है या पारे से होता है। ठीक है ना, पारे से कलई किया जाता है, पारे की कलई से। ठीक है ना, तो दर्पण दो प्रकार का होता है, समझिएगा। दर्पण जो है, एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार से होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब बात आती है समतल दर्पण क्या होता है, जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, बाल वाल फेरने के लिए, वो जो है वो समतल दर्पण होता है। ठीक है ना, और गोलीय दर्पण जो होता है यह भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। समझिएगा, बात करते हैं हम लोग समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा। तो समतल दर्पण का में क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से इसका यूज होता है, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए बेनिफिटेबल है। तो समझिएगा इसको, समतल दर्पण। समतल दर्पण हमें बता दिया अभी जस्ट कि जो लुकिंग ग्लास होता है जो हम लोग साधारणतः यूज करते हैं वो समतल दर्पण कहलाता है। अब इसका होता क्या है समझिएगा, जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है लेकिन आभासी बनता है। ध्यान रखिएगा कि जो सीधा रहता है वो आभासी ही रहता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। कितने लोग हैं, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा चीज में क्या होता है कि इसका जो इन्वर्जन होता है वो पार्श्वीय इन्वर्जन होता है। मतलब क्या हुआ, लेटरली इन्वर्जन होता है। ठीक है ना, लेटरली इन्वर्जन होता है। लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि दाहिना जो है वो बायां दिखेगा और जो बायां है वो दाहिना दिखेगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर लुकिंग ग्लास एक साधारण कांच जो होता है उसके सामने या एक दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो दायां जो होता है मतलब उल्टा, पार्श्वी उल्टा हो जाता है, लेटरली इन्वर्जन हो जाता है उसमें। दाहिना जो है वो बायां पर समझ में आएगा, आभास होता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, सीम्ड है ना, ऐसा प्रतीत होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। ठीक है ना, अभी प्रतिबिंब के बारे में बता रहा हूं। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेटरली इन्वर्जन होता है, पार्श्वी क्रम में उल्टा होता है। दाहिना का बायां दिखेगा, राइट सीम्स लेफ्ट, लेफ्ट सीम्स राइट। ठीक है ना, तो अब आगे हम लोग चलेंगे इसमें। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, क्योंकि जो प्रश्न बनता है वो समतल दर्पण के उपयोग से बनता है। तो उपयोग समझिएगा क्या होता है। उपयोग इसका जो है, पहला नंबर तो हम लोग लुकिंग ग्लास के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग इसका होता है ब्लाइंड टर्न रोड में। ब्लाइंड टर्न रोड मतलब क्या होता है समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक रोड है इस प्रकार से आ रही है, ठीक है ना, और एकाएक यहाँ पे घूमी हुई है, ठीक।
और यहाँ से दिख नहीं रहा है कोई चीज, जैसे मान लीजिए आ रहा है ना, यहाँ से गाड़ियां आती हैं, वाहन आ रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो क्या किया जाता है, तो यहाँ पे एक बोर्ड में ग्लास लगा देंगे, समतल दर्पण, ठीक है ना, जो प्लेन मिरर होता है उस प्लेन मिरर को लगा देंगे, समतल दर्पण को लगा देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहां से आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, है ना, यहां से आने वाली गाड़ियों का इसमें प्रतिबिंब दिखेगा, तो और यहां से आने वाली गाड़ियों का भी यहां प्रतिबिंब दिखेगा, मतलब इसको जो है इसका प्रतिबिंब, इन वालों का प्रतिबिंब दिखेगा, और जो यहां चल रहे हैं उन सबको इधर से आने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब दिखेगा, है ना। तो आदमी समझ जाता है, ये ब्लाइंड टर्न रोड होता है, जो अंधा मोड़ जिसको हम कहते हैं ना, तो यहां से हम समझ जाते हैं कि हाँ इधर से वाहन आ रहा है, गाड़ी आ रही है, तो इस प्रकार से दुर्घटना होने के चांसेस, दुर्घटना होने की संभावनाएं जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये तो हो गया ब्लाइंड टर्न रोड में हो गया। अब अगला जो होता है भैया वो सबमरीन के द्वारा उपयोग किया जाता है। सबमरीन के द्वारा पेरिस्कोप बनाया जाता, जो उपयोग किया जाता है, वो पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है, पेरिस्कोप का मतलब होता है परिदर्शी। अच्छा, परिदर्शी का मतलब क्या होता है समझिएगा। पेरिस्कोप कैसा होता है, जो सबमरीन का मतलब होता है, सबमरीन जो होते हैं वो पानी में डूब करके जो यंत्र जो युद्ध वगैरह में काम आते हैं, ठीक है ना, पनडुब्बी टाइप के। तो पेरिस्कोप का उपयोग कैसे होता है उसको समझिए। देखिए इस प्रकार से रहता है, ठीक है। अब ये और बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहां पानी है, यहां से पानी है, ठीक है ना, और कोई व्यक्ति पानी के अंदर है, पनडुब्बी में अपना जो है पोत लेकर के बैठा है, युद्ध पोत लेकर के बैठा है, और वो कर क्या रहा है समझिएगा। भाई पानी है तो इसके अंदर तो रहेगा नहीं, भाई ये क्या है, ये मशीन है, इसके अंदर तो पानी जाएगा नहीं। तो होता क्या है, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है या पानी को रोकने का यंत्र लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा दिया गया, राइट ना, यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिया गया और एक समतल दर्पण यहाँ पर लगा दिया गया, ठीक है ना, एक समतल दर्पण यहाँ पर, एक समतल दर्पण यहाँ पर। अब मान लीजिए कि अब ये पानी के अंदर बैठा हुआ है ना, ये पानी के अंदर बैठा है और पानी के अंदर ही देख रहा है, ठीक है ना, ये आंख है उसकी, ठीक, पानी के अंदर देख रहा है, ठीक है। और यहां से उसको क्या दिखेगा, यहाँ पर जो गतिविधि हो रही है ना, वो अपना लगाया इसे घुमा घुमा के देख रहा है, पानी के अंदर बैठा हुआ। तो यहाँ पर जो गतिविधि, ये ऊपर पानी है, यहाँ पर जो गतिविधि हो रही है, ठीक है ना, कि भाई ऊपर नाव आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अरे किधर किधर गया, किधर भी तो यही था, है ना, तो ढूंढ रहे हैं इसको। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भी चालाक आदमी बैठा है अंदर, तो करेगा क्या, ऊपर से देखा इसे अपना निकाल के, अब खुद तो सामने आएगा नहीं, जान रहा है ना, तो खुद तो सामने आएगा नहीं, मशीन निकाला, देखा कि अच्छा ऐसा है, ठीक है, नीचे से मिसाइल फेंका, ऊपर ये ब्लास्ट हो गया, है ना। तो यहां से कैसे दिखेगा इसको, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पे बनेगा, है ना, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पे बनेगा और इस दर्पण का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है ना, तो उसको दिख गया ना। हालांकि अब यहां पर जैसे भी इसका प्रतिबिंब यहां बना, फिर उसका प्रतिबिंब यहां बन गया, तुरंत दिख गया, है ना, कि यहां पर अच्छा आ रहे हो बच्चा, ठीक निकाल रहा हूं, यहीं से अपना मिसाइल सेट किया, मार दिया फट से, इधर खत्म, ब्लास्ट हो गए, है ना। तो इस प्रकार से ये पेरिस्कोप होता है, ठीक है ना। ये प्रथम प्रयोग इसका कब किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 टू 1918, 1919 तक कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 1918 तक मानते हैं, तो समझिएगा। ये तो हो गया समतल दर्पण का उपयोग, ठीक है ना। अगला जो है, गुड मॉर्निंग अंजलि सोनकर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, अभी हम लोगों ने एक शब्द देखा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का कैसे बनता है समझिएगा इसको, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। भाई आभासी है तो वास्तविक ही रहेगा, मतलब ये होता है कि एक जो है आभासी प्रतिबिंब है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज, और एक होता है रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अंतर क्या है समझिएगा।
जब किसी वस्तु से, अभी हम जब लोग परावर्तन पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको, कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं दर्पण में टकराने के पश्चात, प्रकाश की किरणें वस्तु से चलती हैं, दर्पण में आएंगी और दर्पण से टकराने के पश्चात अगर वो एक जगह मिलेंगी, ठीक है ना, तब तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और नहीं मिलेंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर ये समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण है ये मान लेते हैं, इधर पेंट किया हुआ है, इधर इसका परावर्तक तल है, किरण ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी, या इस प्रकार से आ रही है तो सीधे जाएगी, यहां पर भी सीधे जाएगी, है ना। अब ये बताइए कि क्या ये जो जाने वाली किरणें हैं ये क्या कहीं मिलेंगी? ये कहीं नहीं मिलेंगी, है ना, ये कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए ये किरण, अब देखिए सब समांतर में जाएंगी, है ना, सब समांतर में जाएंगी, तो क्या कहीं मिल सकती हैं? नहीं मिलेंगी, है ना। तो इसलिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग जब दर्पण पढ़ेंगे, गोली दर्पण पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण, तो उसमें वहां पर होता क्या है कि जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ उत्तल दर्पण पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो अवतल दर्पण में देखेंगे तो अवतल दर्पण जो होता है वहां पर प्रतिबिंब मिलती हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये प्रतिबिंब यहाँ से टकराएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ पर है ये प्रतिबिंब टकराएगा तो यहाँ आएगा, तो ये प्रकाश किरण, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब ये प्रकाश किरण यहाँ से आया, यहाँ टकरा करके यहाँ मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं दोनों प्रकाश किरणें एक जगह मिल रही हैं। तो इसलिए जो अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, और उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है वो भी आभासी होती है, ठीक है ना, वो भी आभासी होती है। ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो भी आभासी होता है, और ध्यान रखिएगा जो आभासी होगा वो सीधा होगा, ठीक है ना। वैसे भी देखे होंगे आप लोग, ये सीधे आदमी जो रहते हैं ना वो आभासी होते हैं, पीठ पीछे वाला काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे नेता उता आ जाते हैं, भैया हमको वोट दीजिएगा, तो मतलब समझ ले बस ये आभासी आदमी है, सीधा बन रहा है ना। और जो वास्तविक होते हैं, जैसे अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक इमेज बनता है, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिएगा जो वास्तविक होगा वो सीधा होता है ना, सॉरी, वो जो वास्तविक होगा वो उल्टा होता है, ठीक है ना। आभासी जो रहेगा वो सीधा रहेगा, लेकिन जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। मतलब क्या हुआ कि जो उल्टा है वो वास्तविक है ना। घर मम्मी पापा पढ़ना लिखना तो है नहीं, है ना, ऐसे ही घूमते रहो दिन भर, तो वो उल्टे लोग लगते हैं, अरे यार मतलब हद है, तो उल्टे लोग लगते हैं, लेकिन वही वास्तविक है, ठीक है ना। तो उल्टा जो होता है वो वास्तविक होता है, और जो सीधा होता है वो आभासी होता है, ठीक। यहाँ प्रतिबिंब की बात हो रही है। चलिए, तो ये अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, मिटा दें इसको। चलिए अब हम बात करते हैं, अगली हेडिंग जो रहेगी वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जो प्रश्न बनता है यहां से उसको देखिएगा। प्रश्न ये बन सकता है, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ठीक है ना, ये प्रश्न बन सकता है। तो आगे चलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग आगे चलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझना, जब प्रकाश की किरण किसी सोर्स से आकर के किसी वस्तु में टकराती है और उस वस्तु से टकरा करके पुनः वापस उसी मार्ग या उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस क्रिया को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अभी मैंने चर्चा कर दिया, इसमें कर चुका हूं कि अगर प्रकाश वस्तु में पड़ता है तो उस वस्तु से टकरा करके वापस आता है ना, तो वो तो ठीक ही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसका परावर्तन होता है और कितने प्रकार से होता है। तो समझिएगा, और प्रत्येक वस्तु अगर हमको दिख रही है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिख रही है। तो समझिएगा कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन, इसको थोड़ा मिटा देते हैं।
अब प्रकाश का परावर्तन, समझिएगा इसको। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला नंबर तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ, एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक होता है विसरित परावर्तन। विसरित को हम अनियमित भी कहते हैं, विसरित को हम अनियमित भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है जरा समझिएगा। नियमित परावर्तन जो होता है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, वह इस प्रकार से होता है। मान लेते हैं यह कांच है और एक सीधी लाइन इसमें हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, समझिएगा, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे या अभिलंब कहेंगे। यह रेखा जो होती है काल्पनिक होती है, जैसा कि लंब नाम से स्पष्ट है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री बनना, तो यह काल्पनिक रेखा होती है। मान चलते हैं कि यह 90 डिग्री इसमें बना रही, तो समझिएगा आगे। अब मान लेते हैं हम कि प्रकाश इसमें आता है, प्रकाश यहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। जो न समझ में आए उसको तोड़ दो, शब्दों की बात कर रहा हूं, आदमियों की नहीं, ठीक है। तो तो आपतित मतलब क्या होता है, आ का मतलब आना, पतित का मतलब गिरना, आकर दर्पण पर पड़ने वाली किरण, इसको हम आपतित किरण कहते हैं, मतलब इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है ना, इंसिडेंट रेज। और जो इधर से निकलती है, भाई सीधी सी बात है, बचपन हम लोग खूब करते थे, है ना, कि ऐसे दर्पण लेकर के दूसरे को दूसरे आंख में चमकाने वाला सिस्टम, है ना। तो क्या होता था, उसी से वही है परावर्तन। भाई जब सूर्य की प्रकाश इधर से आ रही है और दर्पण इधर रहेगा तो इधर जाएंगी, है ना, ऐसे होता है ना, जब इधर से है तो ऐसी किया इधर चली गई, है ना। तो अब ये तो आपतित किरण है। आपतित किरण जो इस प्रकार से रहेगा तो ये परावर्तित किरण हो जाएगी ना, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण करने का कहने का मतलब क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है ही। चलिए यहां अभिलंब और इसके बीच जो एंगल बनता है इसको हम एंगल आई, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब तथा रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो अब ध्यान रखिए, समझिएगा कि इसका जो नियम होता है वो दो नियम होता है, ठीक है ना। इसमें जो नियम बनता है वो दो नियम बनता है। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि परावर्तन के दो नियमों में से एक नियम कौन सा, या परावर्तन के नियम में दूसरा वाला नियम ज्यादातर आता है क्वेश्चन में। दूसरा वाला नियम समझिए क्या होता है। पहला नियम यह होता है पहला नियम यह होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो होते हैं एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, है ना। मतलब ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो होता है, जहां से प्रश्न बनता है, जहां से क्वेश्चन बनता है, वह यह होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि परावर्तन में पहला क्वेश्चन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जो प्रश्न बनता है वो क्या रहेगा और उसका उत्तर क्या रहेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एकदम एक प्रश्नों के उसमें मैं चल रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ये हमेशा रहता है। चलिए ये तो पहला हो गया। ये कौन सा परावर्तन है, ये नियमित परावर्तन है। और जो नियमित परावर्तन होता है तो ध्यान रखिएगा वह हमेशा
कैसे उसमें होता है वस्तु में, जो चिकने सतह का वस्तु होता है ना, चिकने सतह का जो वस्तु होता है, चमकदार सतह का जो वस्तु होता है, उसमें नियमित परावर्तन होता है। अर्थात जो हम लोग लुकिंग ग्लास देखते हैं, जो हम लोग ऐसे ग्लास जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं, या दर्पण जो होता है, उसमें जो परावर्तन होता है वो कैसा परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है, उसमें नियमित परावर्तन होता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अनियमित परावर्तन की। ठीक है, तो अनियमित परावर्तन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। अनियमित परावर्तन जो होगा वह ऐसे सतह में होता है जो सतह चिकने या चमकदार नहीं होते हैं। अर्थात जो हम लोग डेली लाइफ में वस्तु देख रहे हैं, जैसे बोर्ड है, दीवार है या बेंच है, तो इस प्रकार के जो सतह होते हैं, इस प्रकार के सतहों से जो परावर्तन होता है उसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। और ऐसे सतह से जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो संपूर्ण किरणें हमारी आंखों में नहीं पड़ती हैं। इसी वजह से वो सतह उतना चमकदार नहीं दिखाई देता है जितना कि कांच। क्लियर हुई बात ना। जैसे मान लीजिए अब देख रहे हैं हम कि ये वाला जो बेंच है और वो है, दोनों में अधिक चमकदार कौन दिखाई दे रहा है, जो चिकना है ना। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उससे जो प्रकाश का प्रकाश तो बराबर दोनों में पड़ रही है ना, तो उसमें जो प्रकाश, उससे जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो वो ज्यादा हो रहा है। अब दूसरी बात अगर हम कहते हैं दीवार है और ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना, तो दीवार और व्हाइट बोर्ड में ज्यादा चमकदार कौन दिखाई दे रहा है हमको, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। वाई, क्यों, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के द्वारा जो परावर्तन हो रहा है प्रकाश का हमारी आंखों में वो ज्यादा हो रहा है और दीवार में दीवार की से कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश इसमें आता है, प्रकाश ऐसे आया तो कोई प्रकाश किरण इस प्रकार चली गई, ठीक है ना, कोई प्रकाश इस तरफ चली गई, यहां से आया तो इधर चली गई, यहां से आया तो यहां चली गई। मतलब अगर मान लीजिए दर्शक यहां है, अपनी आंख गड़ाए बैठा है यहाँ पे, है ना, ये आंख है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये आंख है, तो ये आंख यहाँ पे है तो उसको कितनी किरणें दिखाई देंगी, एक आध किरणें यहां से आए तो यहां पहुंच गई, बोलिए सही है ना। बाकी सारी की सारी किरणें क्या उसकी आंख तक पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी, इसीलिए यह चमकदार कम दिखाई देता है इसकी अपेक्षा। अगर मान लीजिए एक कांच है, दर्पण है, तो दर्पण में जितनी भी किरणें पड़ेंगी वो सारी की सारी किरणें दर्शक की आंख तक पहुंचती हैं, इसलिए वो हमें ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। और ये जो सरफेस होते हैं तो इसके द्वारा जो परावर्तित किरणें होती हैं वो संपूर्ण किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से जो परावर्तन होता है वो विसरित परावर्तन हो जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है भैया एक जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा उठता है, बनता है, ठीक है ना, वो होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। वो होता है